आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे गतिक साम्य छात्रों के लिए एक प्रयोग। अगर अंग्रेजी में देखें तो बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम ए स्टूडेंट्स एक्टिविटी। कहने का मतलब ये छात्रों को कैसे समझाया जाए कि जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक है, यानी मान लीजिए पानी से बर्फ बन रहा है और बर्फ से पानी बन रहा है, तो ये गतिक साम्य में है। इसको कैसे समझाया जाए, इसके लिए प्रैक्टिकल किया जा रहा है। उस प्रैक्टिकल के माध्यम से ये बात समझाई जा रही है। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है भौतिक या रासायनिक अभिक्रियाओं में साम्यावस्था की प्रकृति हमेशा गतिक होती है। तो ये ध्यान देना हो, केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल प्रोसेस हो, जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा डायनेमिक होता है, यानी गतिक होता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के प्रयोग द्वारा इस तथ्य को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है। किंतु किसी विद्यालय की प्रयोगशाला में इसे प्रदर्शित करना संभव नहीं है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनकी प्रैक्टिकल जो हमने अभी पीछे पढ़ा, उसको पढ़ ही सकते हैं, किसी कॉलेज में हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोग करके इस तथ्य को 5-6 विद्यार्थियों के समूह को आसानी से दिखाया जा सकता है। तो देखिए, कह रहा है कि 100 ml के 2 मापन सिलेंडर जिन पर 1 तथा 2 लिखा हो एवं 30 सेंटीमीटर ऊंची कांच की 2 नलियां लीजिए। तो हम लोग एक मापन सिलेंडर लेंगे जिन पर 1 और 2 लिखा होगा और उनकी क्षमता कितनी है, 100 ml है, और 30 सेंटीमीटर ऊंची या लंबी कांच की 2 नलियां लेना है। नलियों को व्यास या तो समान हो सकता है या उसमें 3 से 5 मिलीमीटर तक भिन्नता हो सकती है। तो कह रहा है जो हमको ट्यूब लेना है, नली लेना है, या तो उनके डायमीटर सेम हो, व्यास समान हो, या अगर उनमें अंतर हो तो 3 या 5 मिलीमीटर से ज़्यादा का अंतर नहीं रखना है। मापन सिलेंडर 1 के आधे भाग में रंगीन जल में पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालकर रंगीन जल बनाएं। तो कह रहा है कि जो नंबर 1 और नंबर 2 लिखे हुए 2 सिलेंडर हैं, तो उनमें नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि आधे भाग में रंगीन जल भरते हैं। और जल को रंगीन कैसे करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का एक क्रिस्टल डाल करके उसको रंगीन जल को बनाते हैं। तथा सिलेंडर 2 को खाली रखते हैं, दूसरे वाले सिलेंडर को हम खाली रखेंगे। अब कह रहा है कि सिलेंडर 1 में एक नली तथा सिलेंडर 2 में दूसरी नली रखते हैं, एक ट्यूब लगा देते हैं, पाइप या नली। कह रहा है सिलेंडर 1 वाली नली के ऊपरी छिद्र को उंगली से बंद करें तथा इसके निचले हिस्से में भरे हुए जल को सिलेंडर 2 में डालें। तो सिलेंडर 1 में जो रंगीन जल भरा है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जिसे रंगीन किया गया है, तो कह रहा है सिलेंडर 1 वाली नली के ऊपरी छिद्र को उंगली से बंद कर लें एवं इसके निचले हिस्से से भरे हुए जल को सिलेंडर 2 में डालें। अब ऊपर से बंद करने को क्यों कह रहा है, क्योंकि जब हवा नहीं जाएगी तो नीचे से कुछ गिरेगा ही नहीं, तो उसको हिसाब से छोड़ना है और एक पॉइंट पे बंद कर लेना है कि उससे अब ज़्यादा न जाने पाए, इसलिए हम लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं। तो देखिए, अब कह रहा है कि सिलेंडर 2 में रखी नली का प्रयोग करते हुए उसी प्रकार सिलेंडर 2 से सिलेंडर 1 में जल स्थानांतरित करें। तो सिलेंडर 2 में जो नली रखी गई है, अभी सिलेंडर 1 से ऊपर उंगली लगा करके सिलेंडर 2 में जल डाला गया है। अब कह रहा है कि सिलेंडर 2 में रखी नली का प्रयोग करते हुए उसी प्रकार से जैसे 1 से 2 में ये रंगीन वाला जल डाले हैं, वैसे ही सिलेंडर 2 से सिलेंडर 1 में जल को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करना है। इस प्रकार दोनों नलियों की सहायता से सिलेंडर 1 से सिलेंडर 2 में एवं सिलेंडर 2 से सिलेंडर 1 में रंगीन जल बार बार तब तक स्थानांतरित करते हैं जब तक दोनों सिलेंडरों में रंगीन जल का स्तर समान हो जाए।
तो ध्यान दीजिए कि दूसरा वाला सिलेंडर खाली है, तो पहले वाले से दूसरे वाले में डालना है, फिर दूसरे वाले से पहले वाले में डालना है। यही प्रक्रिया हम बार बार करेंगे। बार बार सिलेंडर 1 से 2 में, 2 से 1 में पानी को ट्रांसफर करेंगे जब तक दोनों सिलेंडरों में रंगीन जल का स्तर समान हो जाए। तब तक ये काम करना है जब तक जो है दोनों में रंगीन जल समान ना हो जाए। अब देखिए एक ही बार में क्यों नहीं डाल पा रहे, क्योंकि उंगली से ऊपर जब बंद करके डालेंगे दूसरे वाले में तो कुछ थोड़े बहुत दोनों में कम ज़्यादा होगा। तो बराबर करने के लिए जैसे 2 गिलास में पानी ले लें, अब कोई मापने का यंत्र ना हो और कहें कि बराबर करो, मतलब 1 गिलास में पानी ले लें दूसरा खाली हो। उसी तरह ट्यूब लिया है 2 ठो या मापन सिलेंडर लिया है, एक खाली है एक में रंगीन जल भरा है। अब कह रहा है उसको बराबर बराबर दोनों में डालना है। तो अगर हम नापेंगे नहीं तो दूसरे में डालेंगे तो कुछ ज़्यादा हो सकता है चला जाए, तो दूसरे वाले को फिर पहले में डालेंगे, और अगर हो सकता है पहले वाले में अब ज़्यादा हो जाए तो मेंटेन करने के लिए फिर दूसरे वाले में डालेंगे। तो इस प्रकार से ये काम करके हम दोनों सिलेंडर में पानी को बराबर करेंगे, ताकि जब तक ये काम तब तक करना है जब तक दोनों सिलेंडर में रंगीन जल का स्तर समान हो जाए। यदि इन दोनों सिलेंडरों में रंगीन विलयन का स्थानांतरण एक से दूसरे में करते हैं तो इन सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कह रहा है कि यदि इन 2 सिलेंडरों में रंगीन विलयन का स्थानांतरण एक से दूसरे में करते हैं तो इन सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। बैलेंस कर लेंगे उसको इधर उधर डाल करके। कह रहा है यदि इन 2 सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर में क्रमशः अभिकारकों एवं उत्पादों के सांद्रण के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया की गतिक प्रकृति को इंगित करती है, जो रंगीन जल का स्तर स्थायी होने पर भी जारी रहती है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि आधा जल हमने एक में लिया, आधा जल दूसरे में लिया, और दोनों में रंगीन प्रकृति का स्तर समान है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना रंगीन और रंगीन वाली जो स्थिति है, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है यदि इन 2 सिलेंडरों में रंगीन विलयन का स्थानांतरण एक से दूसरे में करते तो इन सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कह रहा है यदि इन 2 सिलेंडरों में रंगीन विलयन का स्थानांतरण एक से दूसरे में करते तो इन सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इन 2 सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर को हम क्रमशः अभिकारकों एवं उत्पादों के सांद्रण के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया की गतिक प्रकृति को इंगित करती है, जो रंगीन जल का स्तर स्थायी होने पर भी जारी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिलेंडर हमने लिया था उसमें पहले पानी भरा था, फिर उस पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालकर रंगीन जल बनाया था तथा सिलेंडर 2 को खाली रखा था। अब सिलेंडर 1 से सिलेंडर 2 में दूसरी नली रखते हैं और सिलेंडर 1 से की नली से ऊपरी छिद्र को उंगली से बंद करके इसके निचले हिस्से में भरे जल को सिलेंडर 2 में डालें। तो अभी देखिए ऊपरी हिस्सा में क्रिस्टल डाला है तो केवल ऊपरी हिस्सा रंगीन रहेगा। इसको थोड़ा फिगर भी देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए ये फिगर है, इसमें क्या किया है कि यहाँ पर ये जो नली डाला है इस नली में देखिए ये यहाँ तक ये विलयन भर गया और डाल करके इसको बंद किया तो ये जब निकालेगा बाहर तो विलयन यहीं तक भरा रहेगा, क्योंकि हवा नीचे जा नहीं पाएगी प्रेशर से, तो यहीं तक भरा रहेगा। फिर इसमें इसको हाथ उंगली खोल देगा। ऐसे ऐसे करके जितना इसमें भरा है देखिए पॉइंट से उतना ही इसमें चला गया। तो अब क्या है कि जब देखा जा रहा है कुछ समय बाद तो जितना ये रंगीन है उतना ही ये भी रंगीन है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 2 विलयन जो एक ही विलयन को 2 जो ये नली में डाला गया है तो इनमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्रिया हो रही है, तो वो जो क्रिया हो रही है वो क्रिया समान दर से हो रही है।
इसीलिए दोनों विलेन समान रंगीन है। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गतिक साम्य में है, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से फिर बदल के रिएक्टेंट बन जा रहा है, तभी रंगीन की मात्रा समान है, नहीं बदल जाती। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाता तो दूसरे कलर आ जाता, या प्रोडक्ट ज़्यादा होता तो दूसरा कलर आता, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस प्रकार से गतिक साम्य में है कि ये रंग नहीं बदल रहा। तो वही बात ये कह रहा है कि यदि हम इन प्रयोगों को विभिन्न, हाँ यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि यदि इन दो सिलेंडरों में रंगीन विलेन का स्थानांतरण एक से दूसरे में करते तो इन सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इन दो सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर को हम क्रमशः अभिकारकों एवं उत्पादों यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन यानी सांद्रण के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया की गतिक प्रकृति को इंगित करती है, जो रंगीन जल का स्तर स्थायी होने पर भी जारी रहती है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए रंगीन स्तर चेंज नहीं हो रहा है। यदि हम इस प्रयोग को विभिन्न व्यास वाली दो नलियों की सहायता से दोहराएं तो हम देखते हैं कि इन दो सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर भिन्न होंगे। इन दो सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर में अंतर भिन्न व्यास की नलियों के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि अगर अब हम अभी तो सेम डायमीटर यानी व्यास वाली नली लिए, अगर भिन्न व्यास वाली नली ले लेंगे तो जो रंगीन जल का स्तर है वो भिन्न हो जाएगा। तो जो रंगीन जल का स्तर भिन्न हो गया उसका कारण क्या है कि इन दो सिलेंडरों में रंगीन जल के स्तर में अंतर भिन्न व्यास की नलियों के कारण होता है, यानी उनका डायमीटर डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया है कि गतिक साम्य का प्रदर्शन प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक अवस्था में क्या है कि एक नली में है तब भी गतिक साम्य में कलर वही है, और जब दो नलियों में आधा आधा कर दिया गया तब भी वही स्थिति है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में चले गए। ऐसा नहीं है कि एक में रिएक्टेंट चला जाए एक में प्रोडक्ट। तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस प्रकार से गतिक साम्य में है कि जितना रिएक्टेंट है बदल के उतना ही प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो आधा आधा जब दोनों में किए तो कलर सेम ही है, इसका इस कलर का स्तर सेम ही है। इससे पता चलता है कि गतिक साम्य में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद और अभिकर्मक गतिक साम्य की अवस्था में है, इसीलिए दोनों नलियों में कलर सेम है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस प्रैक्टिकल के द्वारा समझने का प्रयास किया डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी गतिक साम्य। आप देखिए हम पीछे जाते हैं, अपना जो पढ़ना है उसी को फिर से लाते हैं। तब देखिए हमको पढ़ना है रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक। तो रासायनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम हमने अभी पढ़ा, तो इनके लॉ कौन कौन से हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्यावस्था स्थिरांक की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए कह रहा है साम्यावस्था में अभिकारकों एवं उत्पादों के मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जो मिक्सचर होता है उसे साम्य मिक्सचर कहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर।
तो कह रहा है एकक के इस भाग में यानी इस चैप्टर के भाग में साम्य मिश्रण के संगठन के संबंध में अनेक प्रश्नों पर हम विचार करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसकी क्या कंडीशन है, एक साम्य मिश्रण में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट तथा उत्पादों यानी प्रोडक्ट की सांद्रताओं यानी कंसंट्रेशन में क्या संबंध है, प्रारंभिक सांद्रताओं यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से साम्य सांद्रताओं यानी इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, साम्य मिश्रण के संगठन यानी कंपोजिशन को कौन से कारक यानी फैक्टर परिवर्तित कर सकते हैं, औद्योगिक दृष्टि से उपयोगी रसायन जैसे H2NH3 तथा CaO के विश्लेषण के लिए के संश्लेषण यानी सिंथेसिस के लिए आवश्यक शर्तों का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो हम औद्योगिक स्तर पर यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर, व्यापार के स्तर पर H2NH3 तथा CaO कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, उसके निर्माण किया, संश्लेषण की आवश्यक शर्तों का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम निम्नलिखित सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार करेंगे, यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ आगे भी चल रही है पीछे भी चल रही है, तो उस पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि A+B से C+D बन रहा है। तो यहाँ इस संतुलित समीकरण में A तथा B अभिकारक एवं C तथा D उत्पाद है, यानी A+B हमारे रिएक्टेंट हैं और उनसे जो बन रहा है C+D वो हमारे प्रोडक्ट है। अब देखिए कह रहा है कि अनेक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर नॉर्वे के वैज्ञानिकों कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग एवं पीटर वाजे ने सन 1864 में प्रतिपादित किया कि किसी मिश्रण में सांद्रताओं को निम्नलिखित साम्य स्थिरांक द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है और रिएक्टेंट की सांद्रता को नीचे रखना है और मोलर कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये सांद्रता को दर्शाया गया है। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, जो उत्पाद की मोलर सांद्रता है या जो भी हो सांद्रता हमको लेना है, और नीचे जो रिएक्टेंट है यानी अभिकर्मक है उसकी सांद्रता लिख करके लिखेंगे, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रासायनिक साम्य का समीकरण बोलेंगे, जैसा ये कह रहा है। और इसको बताया किसने, मैक्सिमिलियन गुलबर्ग और पीटर वाजे नामक साइंटिस्ट ने बताया था। नाम नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा सिर्फ उतना हम लोग समझेंगे। तो यहाँ Kc साम्य स्थिरांक है, इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो Kc है हमारा, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तथा दाईं ओर का व्यंजक साम्य स्थिरांक व्यंजक कहलाता है। ये जो है साम्य स्थिरांक व्यंजक है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, और एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो दिखाया जा रहा है दाईं तरफ, जिसको हिंदी में व्यंजक कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस साम्य समीकरण को द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको हम लोग यहाँ से पूरा अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन हमने प्राप्त किया है, इसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, बल्कि इसको इस तरह समझिए कि जो प्रोडक्ट का मास है और जो रिएक्टेंट का मास है एक निश्चित अनुपात में होता है, इसलिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहा जाता है। क्योंकि
ये द्रव्य हैं, सी और डी पदार्थ हैं, पदार्थ को ही द्रव्य या मैटर कहा जाता है। तो मैटर में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अनुपात है, इसलिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा गया है इसको। अब आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है कि गुलबर्ग तथा वाजे द्वारा प्रतिपादित सुझावों को अच्छी तरह समझने के लिए एक मुंह बंद पात्र यानी सील्ड वेसल में 731 केल्विन पर गैसीय H2 एवं गैसीय I2 के बीच अभिक्रिया पर विचार करें। इस अभिक्रिया का अध्ययन विभिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में सह प्रयोगों द्वारा किया गया है। तो ये जो निकल के आया, इसको प्रमाणित करने के लिए हमसे किताब कह रही है कि आप क्या करिए कि एक बंद बर्तन ले लीजिए और उस बंद बर्तन में हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन कराइए, और रिएक्शन में 6 प्रयोग किए गए, उन सारे प्रैक्टिकल का क्या रिजल्ट निकला उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए H2 गैस है, I2 गैस है, इसकी रिएक्शन कराई गई तो इक्विलिब्रियम आने पर 2HI प्रोडक्ट बना H2 और I2 रिएक्टेंट से, और ये इक्विलिब्रियम स्थापित हुआ यानी साम्य अवस्था स्थापित हुई। अब साम्य की स्थिति में H2 के कितने मोल हैं? 1। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम 1 मानते हैं, I2 में कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, HI में 2 लिखा है तो 2 मानेंगे। अब देखिए कह रहा है कि पहले 4 1 2 3 4 प्रयोगों में प्रारंभ में बंद पात्रों में केवल गैसीय H2 एवं गैसीय I2 थे। तो 1 2 3 4 जो प्रैक्टिकल हमने किए उनमें केवल हाइड्रोजन और आयोडीन गैस है, यानी HI यानी उत्पाद अभी नहीं बना। अब आगे देखते हैं, कह रहा है प्रत्येक प्रयोग हाइड्रोजन एवं आयोडीन के भिन्न भिन्न सांद्रण के साथ किया गया, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन को जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि 1 मोल लिया, वैसे अलग अलग कंसंट्रेशन पर सारे प्रैक्टिकल किए गए। अब जब सारे प्रैक्टिकल किए गए तो कह रहा है कुछ समय बाद बंद पात्र में मिश्रण के रंग की तीव्रता स्थिर हो गई, अर्थात साम्यावस्था स्थापित हो गई। तो अब बता रहा है कि जब अलग अलग पात्र में बंद बर्तन में क्लोज्ड वेसल में हमने रिएक्शन कराई तो जो 4 प्रैक्टिकल में अलग अलग कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के H2 और I2 लिए गए, लेकिन अंत में जब इक्विलिब्रियम आया, साम्य अवस्था आई, तो कलर में क्या हुआ? रंग की तीव्रता स्थिर हो गई। इसका मतलब कि अब साम्य अवस्था स्थापित हो गई। इसका मतलब जितना HI बन रहा है उतनी ही दर से टूट करके फिर H2 और I2 गैस बन जा रही है। तो अन्य 2 प्रयोगों 5 और 6 केवल गैसीय HI लेकर प्रारंभ किए गए। अब जो 2 प्रैक्टिकल किया उसमें क्या लिया कि अब HI गैस लिया। तो अब पहले जो 4 प्रयोग किए उनमें H2 और I2 लिया तो उससे HI बनी होगी। तो प्रैक्टिकल करने पे साम्य अवस्था में क्या हुआ कि रंग की तीव्रता स्थिर हो गई। अब HI लिया, मतलब अब उल्टा करना चाहता है कि H2 और I2 टूटेंगे तब क्या साम्य अवस्था की स्थिति में कंडीशन बनेगी। तो कह रहा है कि 5 और 6 वाले प्रयोग में केवल गैसीय HI लेकर प्रारंभ किए। इस प्रकार विपरीत अभिक्रिया से साम्य अवस्था स्थापित हुई, मतलब अब HI टूट करके H2 और I2 बनी और फिर वही इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था स्थापित हो गई, और फिर से जो तीव्रता थी रंग की यानी रंग की जो इंटेंसिटी थी वो फिर कांस्टेंट हो गई। तो कह रहा है कि केवल गैसीय HI लेकर प्रारंभ किया 5वां और 6वां प्रयोग। इस प्रकार विपरीत अभिक्रिया से साम्य अवस्था स्थापित हुई। सारणी 6.2 में इन सभी 6 प्रयोगों के आंकड़े दिए गए हैं। प्रयोग संख्या 1, 2, 3 एवं 4 से यह देखा जा सकता है कि अभिकृत H2 के मोल की संख्या बराबर अभिकृत I2 के मोल की संख्या बराबर हाफ उत्पाद HI के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 प्रयोग में हमने क्या किया, हाइड्रोजन का 1 मोल लिया, आयोडीन का 1 मोल लिया, तो HI के 2 मोल बने। तो HI का मोल अगर इनसे 1 से तुलना की जाए
तो I2 के मोल से 2 गुना है, यानी HI का मोल I2 के मोल से 2 गुना है, या यूं कहें I2 का मोल HI का आधा है। ये 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रयोग संख्या 1, 2, 3, 4 में हमने यह देखा जा सकता है कि अभिकृत H2 के मोल की संख्या अभिकृत I2 के मोल की संख्या बराबर आधा उत्पाद HI के मोल की संख्या। तो जाहिर सी बात है कि जो H2 और I2 हैं ये आधे हैं HI के मोलों के, क्योंकि H2 और I2 के 1 मोल है और HI का 2 है, तो 1 2 का आधा है। अब प्रयोग संख्या 5 तथा 6 में क्या कह रहा है कि H2 गैस जो ली गई इसका इक्विवेलेंट I2 गैस के इक्विवेलेंट के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि H2 गैस इक्विवेलेंट और I2 गैस इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस का मतलब तुल्यांक, जैसे H का एक धनात्मक आयन है, 1 प्लस बनाता है, तो इसका मतलब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसका मतलब इसकी संयोजकता यानी बैलेंसी 1 है। तो अगर हम इसका तुल्यांक निकालना चाहते हैं तो जितना इसका परमाणु भार है, अगर अणु है तो अणु भार है यानी मॉलिक्यूलर वेट अपान जितनी वैलेंसी है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जितने जुड़ रहे हैं। जैसे Ca+2 का निकालना चाहें तो Ca का परमाणु भार, क्योंकि Ca परमाणु है, एटम है, बटे 2 करेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला। तो अगर हम एटम है तो एटॉमिक वेट अपान वैलेंसी कर दें तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकल आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इक्विवेलेंट है, इसको ज़्यादा भी समझने की जरूरत नहीं, जब आएगा तो हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो अब कह रहा है कि साम्य अवस्था पर अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम कई संभावनाओं के विषय में सोच सकते हैं। नीचे दिए गए सामान्य व्यंजक पर हम विचार करें, यानी नीचे जो फार्मूला दिया गया है इस पर हम विचार कर सकते हैं। तो इस पर विचार करने पर क्या स्थिति बनेगी, देखिए HI गैस बनेगी H2 और I2 से, तो HI गैस का इक्विवेलेंट अपान मानव HI गैस का कंसंट्रेशन यानी सांद्रण बटे H2 का सांद्रण और I2 का सांद्रण। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बना उत्पाद उसका सांद्रण बटे जो अभिकर्मक हैं, जो रिएक्टेंट है उनका सांद्रण। तो हर बार हम उत्पाद बटे जो अभिकर्मक है उनका सांद्रण लिखेंगे। अब देखिए जो सारणी में दिया गया है ये 6 प्रयोग किए, जो 6 उनका मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है, आरंभिक सांद्रता मोल पर लीटर में, और साम्य अवस्था पर सांद्रता यानी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, बस समझना है कि क्या स्थिति है। तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन सेम हो जाती है, ये कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो गतिक साम्य में होता है। केवल ये बात बताना चाहता है और उसको हम लोग समझ लिए। अब देखिए जो नीचे है सारणी, कह रहा है अभिकर्मकों के साम्य संबंध सांद्रता संबंधी व्यंजक H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम का साइन 2HI गैस। तो इनके बारे में देखिए जो 6 प्रैक्टिकल किए तो इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है कि हमने ग्राम तुल्यांक लिया। पहले देखिए 1, 2, 3, 4 प्रयोग में H2 के मोलों की संख्या बराबर अभिकृत I2 के मोलों की संख्या बराबर हाफ, ये तो हम समझ ही चुके। अब प्रैक्टिकल 5 और 6 में क्या कह रहा है, मोलों की संख्या नहीं ले रहा, देखिए इक्विवेलेंट ले रहा है, तब भी वही प्रक्रिया निकल करके सामने आ रही है। तो जब मोल लिया था तो मोल के लिए तो मोल लेगा तो मोल में प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट करेंगे, और जब इक्विवेलेंट लेगा तो उसमें भी प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों से
एनसीईआरटी में लिख तो देता है लेकिन ये बताता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो EQ लिखा है ये इक्विलिब्रियम स्थिति में सांद्रता है H2 की और I2 की, मतलब इक्वल है 5वें और 6वें प्रयोग में। तो 5वें और 6वें प्रयोग में क्या होता है कि H2 गैस और I2 गैस के इक्विलिब्रियम में सांद्रताएं समान होती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो लिखा गया है इसमें, तो ये बता रहा है कि जब इक्विलिब्रियम स्थापित हुआ, या ये EQ का मतलब इक्विलिब्रियम है साम्य अवस्था पर, जो H2 गैस का सांद्रता है वो I2 गैस की सांद्रता के बराबर है। यहाँ पर ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी भार नहीं है जो हम बता रहे थे, क्योंकि अब चूंकि लिखता नहीं तो पता नहीं चलता कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन चूंकि इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो EQ का मतलब साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम पर सांद्रता है, क्योंकि बॉक्स में बंद करने का मतलब सांद्रता है। और यहाँ भी देखिए वही चीज दर्शा रहा है कि अभिकर्मकों के साम्य सांद्रता संबंधी व्यंजक। तो यहाँ पर देखिए जो प्रयोग है 6 प्रयोग किए गए, उनमें ये जो इस इक्वेशन के माध्यम से कंसंट्रेशन निकाल करके लिखा गया, इसको हमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल करके उसने निकाला है कि इतना इतना आया है। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए जो हमने ये सारणी देखी 6.3, ये जो दिया गया है, तो इसके बारे में बता रहा है कि सारणी 6.3 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से यदि हम अभिकारकों एवं उत्पादों की साम्य अवस्था सांद्रता को उपरोक्त व्यंजक में रखें, यानी जो ये फार्मूला है एक्सप्रेशन, इसमें अगर रखें तो कह रहा है तो उस व्यंजक का मान स्थिर नहीं बल्कि भिन्न भिन्न होगा, जैसा सारणी 6.3 में दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये Kc की वैल्यू है, Kc इक्वल टू इतना होगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हर प्रैक्टिकल में देखिए Kc की वैल्यू अलग अलग आ रही है। और अगर हम 1 मोल 2 मोल के हिसाब से लेते हैं, ये तो इसमें क्या है कि 5वें और 6वें प्रैक्टिकल में चूंकि H2 और I2 की मात्रा इक्वल है, तो यहाँ पर देखिए HI भी इक्वल बना रहा है इक्विलिब्रियम में, तो इस तरह लिखा ये जो बनाया गया है। लेकिन 1 से 4थे प्रयोग में देखिए क्या है कि अगर कंडीशन इस तरह होती, ये रिएक्शन होती, तो हम HI का कंसंट्रेशन का स्क्वायर करते, क्योंकि 2 का गुणा है, और इसमें भी ऊपर पावर में जो आगे गुणा रहेगा उसको पावर में रखते हैं, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। एक तो देखिए H2 गैस प्लस I2 गैस, इससे इक्विलिब्रियम में 2HI गैस बन रही है। 2HI गैस तो 2 मोल है, तो प्रोडक्ट का लिखेंगे तो HI ब्रैकेट में 2 मोल है, यानी 2 का गुणा है तो इसको स्क्वायर में बटे, जैसे ये लिखा है इक्विलिब्रियम में यानी जब साम्य अवस्था है तब की बात है, अपान H2 गैस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, I2 गैस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी H2 और I2 का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता लेना है। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं किया है, इसका मतलब H2 और I2 समान है HI के, 5वें और 6वें प्रयोग में जैसा बताया है। ये देखिए कह रहा है कि 5वें और 6वें प्रयोग में हम देखते हैं कि H2 गैस का इक्विलिब्रियम में सांद्रता बराबर है I2 गैस की इक्विलिब्रियम में सांद्रता, और ये इक्वेशन लिखा है, इसका मतलब सीधा साफ हो रहा है कि HI गैस की जो सांद्रता है वो H2 और I2 की अलग अलग सांद्रताओं के बराबर है, तभी यहाँ स्क्वायर नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्पाद भी 1 मोल है और रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक भी 1 मोल है, ये कहने का मतलब। तब ऐसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं।
और जब उत्पाद 1 मोल है, अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट 1 मोल है और उत्पाद 2 मोल बन रहा है, तो ये स्क्वायर होगा, यानी 2 जो पहले लिखा जाएगा वो स्क्वायर में जाएगा। तो वही कह रहा है, देखिए कि सारणी 6 में यदि हम निम्नलिखित व्यंजक लें तो HI गैस इक्विलिब्रियम में, मतलब इसका HI का गैस की सांद्रता का स्क्वायर बटे H2 गैस की सांद्रता और I2 गैस की सांद्रता साम्य अवस्था में, यानी EQ का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन हम तभी बात करेंगे इस फार्मूले की जब इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, इसीलिए बार बार EQ लिख रहा है। तो ध्यान दीजिए कि EQ लिखने का मतलब इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन है वो हमको लिखना है। तो गलती से पहले और बाद का कंसंट्रेशन हमें नहीं लिखना, कंसंट्रेशन तब लिखना है जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि इस रिएक्शन के हिसाब से कह रहा है कि तो हम पाएंगे कि सभी 6 प्रयोगों में यह व्यंजक यानी एक्सप्रेशन स्थिर मान देता है, जैसा सारणी 6.3 में दिखाया गया है। तो देखिए, जितने 6 प्रयोग किए हमने उनमें अगर ये व्यंजक माना जाए तो देखिए 46.4, 47.6, 46.7, 46.9, 46.4, 46.4, यानी लगभग 46 के आसपास है। तो इस व्यंजक का यानी इस एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं तो लगभग सारे जो है, जो हमारे ये रिजल्ट निकाले गए लगभग बराबर है। लेकिन जब इस व्यंजक का उपयोग करते हैं, स्क्वायर नहीं लगाते, तो देखिए 1840, 1610, 1400, 1520, 1970, 790, बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। यानी ये चीज़ हमारी सही फिट नहीं है, ये चीज़ हमारी सही फिट है। इसका मतलब जो 2 मोल आगे लिखा गया HI के, उसका स्क्वायर किया जाएगा तो जो आएगा वही फार्मूला हमारा सही होगा या वही एक्सप्रेशन हमारा सही होगा। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन सही है, यानी कौन सा व्यंजक सही है, ये हमें NCERT बताने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, कह रहा है कि यह देखा जा सकता है कि इस व्यंजक में अभिकर्मों एवं उत्पादों में घात का मान वही है, यानी पावर का मान वही है जो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में लिखे उनके रस समीकरण मितीय गुणांक यानी स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में है। यानी जो पहले गुणा किया गया है उसी का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर देखिए 1 मोल है तो H2I2 में 1 का स्क्वायर, 1 ऊपर पावर में लिखा गया है, 1 ना भी लिखा जाए तो 1 माना जाता है। और HI में 2 है पहले, तो इसलिए इसमें 2 का स्क्वायर किया गया है। यानी इसमें जो आगे संख्या होती है इसी को स्टिकियोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं। तो उसी की बात कह रहा है, यानी बैलेंस करने के लिए जो गुणा किया जाता है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उसे स्टिकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, या हिंदी में रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो साम्य अवस्था में इस व्यंजक के मान को साम्य अवस्था स्थिरांक कहा जाता है। चूंकि साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम में एक कांस्टेंट निकल के आ रहा है, इसलिए हम इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे तथा इसे Kc द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम का साइन 2HI गैस के लिए Kc अर्थात साम्य अवस्था स्थिरांक को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो पूरी गणित जो हमको बताया उसका रिजल्ट निकल करके सिर्फ इतना आया है कि ये इस रिएक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। जो इधर लिखा गया है इस प्रकार वाला ये गलत है, जो 5 और 6 प्रयोग में इस प्रकार करके निकाला है। तो रिएक्शन जिस प्रकार से हो रही है उस प्रकार से जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, पहले गुणा है पदार्थ के या पहले, उसको ऊपर पावर में लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि ऊपर दिए गए व्यंजक यानी एक्सप्रेशन सांद्रता के पादांक यानी जो फुट में बेस में लिखा जाता है के रूप में जो EQ लिखा है
वो सामान्यतः नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि केसी के व्यंजक में सांद्रता का मान साम्यावस्था पर ही है। तो देखिए जो इक्वी लिख रहा है यानी इक्विलिब्रियम जिसका मतलब है, हमने यहाँ पर तुल्यांक बता दिया था गलत। हालांकि तुल्यांक में भी इक्विवेलेंट का मतलब इक्विलिब्रियम से ही संबंधित है, बस फर्क इतना है कि वो परमाणु भार या का संयोजकता से इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम है। तो ये कह रहा है कि इक्वी बार बार हम नहीं लिखेंगे और ये मानेंगे कि ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम में ही ये सांद्रताएं होंगी। तो इसी को इस प्रकार से नीचे लिख दिया। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए कि इस तरह हम लिखेंगे, इसको बजाय ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको भी करना है ताकि गलती ना हो जाए कि हम जो कंसंट्रेशन है बिना इक्विलिब्रियम वाला लिख दें। तो समझने के लिए दोनों को बॉक्स में बंद करना है। अब देखिए के बेस में जो सी लिखा गया है, केसी लिखा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो बता रहा है कि जो बेस यानी पादांक में जो सी लिखा गया है वो सी केसी का मान सांद्रण के मात्रक मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो जो सी है इसका मतलब कंसंट्रेशन है और उस कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में लिखेंगे। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, गलती ना हो, मोल पर लीटर में हम व्यक्त करेंगे। दिए गए किसी ताप पर अभिक्रिया उत्पादों की सांद्रता एवं अभिकर्मकों की सांद्रता के गुणनफल का अनुपात स्थिर रहता है। तो कोई एक टेम्परेचर अगर हमें दे दिया जाए तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो स्थिर रहता है यानी स्टेबल रहता है। ऐसा करते समय सांद्रता व्यक्त करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रस समीकरण मितीय गुणांक यानी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उनकी सांद्रता के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार एक सामान्य समीकरण अगर जैसे ये समीकरण होता तो इसके लिए हम क्या लिखते, जैसे एचआई के लिए लिखे थे, तो जो पहले हैं इनको घात में लिखेंगे। तो देखिए ये हमने एक समीकरण बनाया, तो ए की घात में ए पे पहले गुणा ए का है तो पावर में ए लिखा, बी का में पहले स्मॉल बी का गुणा है तो पावर में बी लिखा, सी के पहले स्मॉल सी तो पावर में सी, डी के पहले स्मॉल डी हो गए, देखिए गलत लिख गया, डी लिखना चाहिए स्मॉल डी, तो पावर में डी, इसको सही कर लीजिए, स्मॉल डी होना चाहिए था इसकी जगह में स्मॉल डी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, ये समझने का प्रयास करिए कि लिखा कैसे जाता है। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया उत्पाद यानी ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट, ऊपर उत्पाद नीचे रिएक्टेंट, तो अभिक्रिया उत्पाद यानी सी या डी अंश में तथा अभिकारक एवं बी हर में होते हैं। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को हर यानी डिनोमिनेटर। तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट सी और डी ऊपर लिखे जाएंगे और अभिकर्मक या अभिकारक रिएक्टेंट ए और बी हर यानी नीचे लिखे गए हैं। कह रहा प्रत्येक सांद्रता उदाहरणार्थ सी और डी को संतुलित अभिक्रिया में रस समीकरण मितीय अनुपात गुणांक यानी स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुणांक के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी ये जो पहले लिखा होगा इनमें घात में लिखेंगे। तब देखिए जैसे समीकरण 4NH3 + 5O2 गैस गिव्स 4NO गैस + 6H2O गैस अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं। तब इसके लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले उत्पाद ऊपर रहेगा तो NO बॉक्स में बंद किया, पहले 4 है तो 4 घात में लिखा, H2O गैस को बॉक्स में बंद किया, वो पहले 6 है तो 6 लिखा। अब अभिकर्मक नीचे लिखेंगे तो NH3 है बॉक्स में बंद किया, पहले 4 है तो पावर में 4 लिखा, O2 गैस है तो O2 बॉक्स में बंद किया, पहले 5 है तो 5 लिखा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो वही कह रहा है कि विभिन्न अवयवों यानी स्पीसीज की मोलर सांद्रता को
उन्हें वर्गाकार कोष्ठक में रखकर दर्शाया जाता है तथा यह माना जाता है कि ये सांद्रता साम्यावस्था सांद्रताएं हैं। तो इक्विलिब्रियम में यह कंसंट्रेशन है जो बॉक्स में बंद किया गया है। जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में प्रावस्थाएं ठोस द्रव गैसें नहीं लिखी जाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो जो ये कांस्टेंट केसी है इनमें जो लिखा गया है गैस है कि द्रव है कि ठोस है ये हम लोग नहीं लिखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमसे कह रहा है कि हम रस समीकरण मितीय अनुपात यानी स्टिकियोमेट्रिक रेशियो, जो स्टिकियोमेट्रिक रेशियो उसके गुणांक बदल देते हैं, यानी जो पहले गुणा किया गया है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो उसको जब बदल देते हैं कह रहा है जैसे यदि पूरे अभिक्रिया समीकरण को किसी घटक यानी फैक्टर से गुणा करें तो साम्यावस्था स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यंजक उस परिवर्तन को भी व्यक्त करे। तो जो केसी वाली ये रिएक्शन लिखते हैं एक्सप्रेशन, तो कह रहा है कि जो गुणा किया गया है उसको भी व्यक्त करना चाहिए, उस परिवर्तन को भी व्यक्त करना चाहिए। इस प्रकार हमें लिखना चाहिए। अब देखें यहाँ कह रहा है कि जैसे अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 गैस से 2HI गैस बनी और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए Kc जो साम्यावस्था व्यंजक है उसको इस प्रकार लिखेंगे Kc इक्वल टू प्रोडक्ट की सांद्रता और उसके पहले जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है उसको पावर में लिखेंगे अपान H2 ये I2 ये इनके पावर 1 लिखेंगे क्योंकि पहले 1 का गुणा है और 1 को लिखा नहीं जाता। ये मान लीजिए यक्स हो गया। तो प्रतीप अभिक्रिया यानी बैकवर्ड अब जो रिएक्शन चलेगी तो 2HI इधर को बनी, फॉरवर्ड में अग्रिम जब रिएक्शन चली, अब बैकवर्ड चली तो ये अब ये जुड़ करके HI उल्टा बनने लगी। पहले H2I2 से HI बनी, अब टूट करके HI H2I2 बनने लगी। तो अगर इस तरह रिएक्शन हो जाए तो इसके लिए क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट था तो इसको हमने ऊपर लिखा था और इस रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट है, अब ये जो इधर लिखा है मान करके इसको रिएक्टेंट मान करके हम लिखेंगे। यानी जो दाईं तरफ लिखा है उसको ऊपर, जो बाईं तरफ लिखा है उसको नीचे लिखेंगे। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसको माने, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में किसको माने, जब दोनों तरफ रिएक्शन चल रही। तो इसको सीधा सीधा इस तरह बोलिए कि जो दाईं तरफ लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाईं तरफ है उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह लिखा Kc डैश, उसको Kc माना था तो इसको Kc डैश। अब दाईं तरफ H2I2 है तो इसको ऊपर लिखा, बाईं तरफ 2HI है तो HI लिख के जो पहले 2 है उसको पावर में लिखा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो इस रिएक्शन के लिए यक्स था जब रिएक्शन उलट दिया गया तो Kc 1/x हो गया। देखिए 1/x हो गया। तो चूंकि यक्स बराबर Kc था पहली रिएक्शन में तो यक्स की जगह Kc लिख दिया। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, Kc डैश इक्वल टू 1/Kc। इसका मतलब रिएक्शन पलट देने पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी पलट जा रहा है। तो देखिए इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रिम अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के व्युत्क्रम होता है, यानी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे Kc डैश इक्वल टू 1/Kc व्युत्क्रम है उपरोक्त अभिक्रिया को इस रूप में लिखने पर। तो अब देखिए अगर हम इस तरह लिखें, ऊपर जो रिएक्शन लिखे यहाँ H2I2 से 2HI बना था, अब हाफ H2 और हाफ I2 मोल है, इससे 1 मोल बन रहा है HI का। तो साम्यावस्था स्थिरांक हम कैसे लिखेंगे, Kc डबल डैश
इक्वल टू, अब यहाँ पर HI है तो HI को लिखेंगे सांद्रता दाईं तरफ वाली, पावर में 1 लिखेंगे क्योंकि पहले 1 है, अपान नीचे H2 लिखेंगे सांद्रता, पहले हाफ का गुणा है तो पावर में हाफ लिखेंगे, फिर I2 की सांद्रता लिखेंगे, पावर में हाफ लिखेंगे क्योंकि हाफ का गुणा है। तो ये आ गया x की पावर हाफ, यानी Kc की पावर देखिए हाफ आ गया, क्योंकि यहाँ Kc इक्वल टू x है, तो अब x में जब हाफ होगा तो Kc की पावर भी हाफ हो जाएगी। तो देखिए रिएक्शन में जो पहले गुणा था यानी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बदल रहे हैं तो Kc की वैल्यू बदल रही है। तो इस प्रकार यदि हम समीकरण 6.5 को n से गुणा करें तो अभिक्रिया NH2 गैस प्लस Ni2 गैस रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन 2NHI गैस प्राप्त होगी तथा इसके साम्यावस्था स्थिरांक का मान Kc की पावर n होगा। कुल मिला के जो पहले गुणा हो रहा है वही पावर में आ रहा है। देखिए रिएक्टेंट में जो गुणा हो रहा है वही पावर में आ रहा है, तो वही कह रहा है कि अगर हम n का गुणा कर दें पूरी रिएक्शन में, ये जो पहले लिखी गई है तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन इसी में n का गुणा कर दिया गया, ये देखिए इसी में n का गुणा कर दिया गया है। तो कह रहा है कि जो साम्य अवस्था स्थिरांक यानी Kc हमें प्राप्त होगा वो Kc n की पावर n होगा। तो इन परिणामों को सारणी 6.4 में सारांशित किया गया है। तो इनको समरी के रूप में देखे यहाँ लिख दिया है कि रिएक्शन A का कोफिशिएंट स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट A है और कैपिटल B का B है, ये इक्विलिब्रियम का साइन होगा बीच में, ये दिखाया नहीं गया, छूट गया होगा। ये ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखें इसके लिए अगर Kc है तो इस रिएक्शन को उलट दिया तो Kc डैश 1 Kc हो गया, और जब n का गुणा कर दिया इसमें, इस रिएक्शन में देखिए n का गुणा कर दिया तो Kc ट्रिपल डैश Kc की पावर n हो गया। यहाँ Kc की पावर इसका मतलब 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है मान लिया गया 1। और देखिए जितना कोफिशिएंट स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो अगर n गुना हो जाए तो ऊपर n गुना हो जाएगा Kc, ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि Kc, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि Kc व Kc डैश के आंकिक मान भिन्न होते हैं। आंकिक मान मतलब ये अंक वाले, इसलिए यह आवश्यक है कि साम्य अवस्था स्थिरांक का मान लिखते समय संतुलित रासायनिक समीकरण का उल्लेख करें। तो यहाँ पर देखिए जो बदल जा रहा है Kc है, ये 1 Kc हो जा रहा है इस रिएक्शन में। तो जो इक्विलिब्रियम है, जो हमारे पास संतुलित समीकरण हो इक्विलिब्रियम की अवस्था में, तो उसी का हमें इस्तेमाल करना है। तो वही कह रहा है कि साम्य अवस्था स्थिरांक का मान लिखते समय संतुलित रासायनिक समीकरण का उल्लेख करें जो संतुलित हो। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा तो यह समीकरण संतुलित है, H2 इधर 2 है, इधर भी 2H है, देखिए I2 इधर 2 है, इधर भी 2I है। तो संतुलित समीकरण का हमें उपयोग करना है। अब देखिए उदाहरण आ जा रहा है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।